जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और पॉलिटी के सेक्शन में हम स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू कल ये टॉपिक देख रहे थे। आज हम यहीं से शुरू करेंगे अपना टॉपिक, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा की संभावनाएं। न्यायिक समीक्षा की संभावनाएं। तो चलिए, क्या इसमें क्या कह रहा है कि 38th Amendment Act of 1975 made the satisfaction of the President in invoking Article 356 final and conclusive, which could not be challenged in any court, which could not be challenged in any court on any ground, but this provision was subsequently deleted by 44th Amendment Act 1978, implying that the satisfaction of the President इज़ नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। क्या कहने का अर्थ है कि जो 38वां संविधान संशोधन था उसमें कहा गया था कि सेटिस्फैक्शन जो शब्द है इमरजेंसी लगाने के लिए, है ना, जो सेटिस्फैक्शन जो वर्ड है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है कोर्ट में। यानी कि अगर प्रेसिडेंट एक बार बोल देता है कि हाँ ये इमरजेंसी लगाई जा सकती है तो उसका अर्थ है कि हाँ लगाई जा सकती है, उस बात को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 क्या कहता है कि सीधा सीधा साफ साफ बोलता है कि ये चैलेंज किया जा सकता है और ये इसका जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है ना। आगे क्या कह रहा है, बोमई केस 1994 फॉलोइंग propositions have been laid down by the Supreme Court on imposition of precedent rule in state under Article 356 यानी 356 यानी उच्चतम न्यायालय ने 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन को लागू करने संबंधी निम्नलिखित निर्देश दिए हैं, है ना। ये तो वो निर्देश कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। ये यूपीएससी का बहुत पेट क्वेश्चन है कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता है ना। तो जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन रिलेवेंट मटेरियल। द एक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट इफ इट इज़ बेस्ड ऑन इररिलेवेंट और एक्सट्रेनियस ग्राउंड और इफ इट फाउंड टू बी मैलाफाइड और परवर्स, है ना। क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति की जो संतुष्टि है तर्कसंगत संसाधनों पर आधारित होना चाहिए, यानी वो तर्कसंगत होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, अतार्किक नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के कार्य पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई जा सकती है ना। यानी कि राष्ट्रपति ने अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया है तो न्यायालय उस पर क्या कर सकता है, रोक लगा सकता है ना। अतार्किक आधार पर वो बोल सकता है कि ये जो जिस आधार पर लगाया गया है वो तर्क जो है अतार्किक है, यानी कि किसी अन्य आधार पर लगाया गया है, ऐसे आधार पर लगाया गया है जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है ना। यानी कोई उनके अंदर दुर्भावना पाई जा रही हो, है ना, इस आधार पर, तो कोर्ट क्या करेगा, उसको हटा देगा। आगे, बर्डन लाइज ऑन सेंटर to prove that relevant material exists to justify the imposition of precedent rule, यानी केंद्र पर यह जिम्मेदारी होगी कि वह राष्ट्रपति शासन को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए तर्कसंगत कारणों को प्रस्तुत करे। ये जिम्मेदारी किसकी होगी, सेंटर, है ना, केंद्र की होगी। द कोर्ट कैन नॉट गो इनटू अ करेक्टनेस ऑफ द मटेरियल और इट्स एडिक्वेसी बट इट कैन सी whether it is relevant to the action or not। यानी कि क्या कह रहा है कि न्यायालय यह देख नहीं सकता है कि जो संसाधन हैं वो सही हैं अथवा पर्याप्त हैं या नहीं है ना वो, लेकिन कार्य तर्क संगत है या नहीं वो इस बात को जरूर देख सकता है। 5th पॉइंट क्या कह रहा है कि if the court holds the presidential proclamation to the unconstitutional or invalid, यानी कोर्ट जो है अगर प्रेसिडेंशियल जो आदेश है राष्ट्रपति का उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड अगर घोषित कर देता है तो इट हैज़ पावर टू रिस्टोर द डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट
रिस्टोर द डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड रिवाइव द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इफ इट वाज सस्पेंडेड और डिसॉल्व। क्या कहने का मतलब है कि यदि न्यायालय राष्ट्रपति शासन को अवैध पाता है, यानी कि अगर उसको सही और तार्किक आधार पर नहीं लगाया गया है, तो विघटित राज्य सरकार को पुनः स्थापित करने और निलंबित अथवा विघटित विधानसभा को फिर से शासन सत्ता सौंपने का अधिकार उसको है। फिर से यानी वो उनको गवर्नमेंट में ला सकता है, पुनः बहाल कर सकता है उनको, है ना, रिस्टोर कर सकता है। अगला पॉइंट क्या है? द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी डिसॉल्व्ड ओनली आफ्टर द पार्लियामेंट हैज़ अप्रूव्ड द प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन। यानी कि क्या कह रहा है कि राज्य विधानसभा केवल तभी विघटित की जा सकती है जब राष्ट्रपति की घोषणा को संसद की अनुमति मिल जाती है, और जब तक ऐसी कोई घोषणा को मंजूरी प्राप्त नहीं होती, राष्ट्रपति विधानसभा को केवल निलंबित कर सकते हैं, है ना, निलंबित कर सकते हैं, उनको विघटित नहीं कर सकते हैं, है ना, विघटित नहीं किया जा सकता है। यदि संसद इसे मंजूरी देने में असमर्थ होती है तो विधानसभा पुनर्जीवित हो जाती है, यानी फिर से रिएक्टिवेट हो जाती है। सेक्युलरिज्म is one of the basic structure of the constitution. Hence, a state government pursuing anti-secular politics is liable to action under Article 356. यानी धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है ना, क्या है, बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। अतः अगर किसी राज्य सरकार को सांप्रदायिक राजनीति करती है तो अनुच्छेद के अंतर्गत उस पर कार्यवाही की जा सकती है। 8वां पॉइंट क्या कह रहा है? द क्वेश्चन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ स्टेट असेंबली शुड बी डिसाइडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड अंटिल दैट इज डन द मिनिस्ट्री शुड नॉट बी अनसीटेड। यानी कि क्या कह रहा है कि राज्य सरकार को विधानसभा में द क्वेश्चन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लूजिंग द कॉन्फिडेंस, यानी राज्य सरकार को विधानसभा में विश्वास मत खोने के प्रश्न पर संसद में निश्चित किया जाना चाहिए जब तक यह न हो जाए मंत्रिपरिषद बनी रहेगी, यानी जो मिनिस्ट्री है वो बनी रहेगी, उसको हटाया नहीं जाएगा। वेयर अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी एज्यूम्स पावर एट द सेंटर, it will not have authority to dismiss ministries formed by the other parties in the state. और अगला पॉइंट, the power under article 356 is exceptional power and should be used only occasionally to meet requirement or special situation. Case of proper and improper, ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग ये टॉपिक कि केस ऑफ प्रॉपर और इम्प्रॉपर यूज़, ये यूपीएससी का बहुत मतलब पेट टॉपिक है, इसे कभी भी एक क्वेश्चन उठाया जा सकता है और यहाँ से गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें आप सिर्फ प्रॉपर वाले याद कर लें, इम्प्रॉपर को एक बार बस पढ़ लीजिएगा। प्रॉपर वाले को अच्छे से याद रखिए, अगर प्रॉपर में है तो ठीक, नहीं तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट इन बोमई केस 1994 इनलिस्टेड सिचुएशन, यानी किस केस में? बोमई केस में ले आया कि कौन सा प्रॉपर है प्रेसिडेंट रूल और कौन सा इम्प्रॉपर है, किस केस में इम्प्रॉपर घोषित करार दिया जाएगा। वेयर आफ्टर जनरल इलेक्शन टू द असेंबली नो पार्टी सिक्योर्स अ मेजॉरिटी दैट इज हंग असेंबली, यानी अगर कोई पार्टी मेजॉरिटी नहीं पाती है और हंग असेंबली हो जाती है, वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे हंग असेंबली हो जाती है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। हंग असेंबली मतलब त्रिशंकु विधानसभा बन जाए, यानी कि पता चले किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पा रहा हो, है ना, तो वहाँ पे सभी पार्टी मिल करके बनाएं, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल लागू किया जा सकता है। Where the party having majority in the assembly declines to form ministry, यानी कि जिसको मेजॉरिटी मिली है उसने क्या किया, मिनिस्ट्री फॉर्म करने से डिक्लाइन कर दिया, यानी कि अब हम मिनिस्ट्री नहीं बनाएंगे। एंड द गवर्नर कैन नॉट फाइंड कोalition,
गवर्नर कैन नॉट फाइंड कोalition मिनिस्ट्री कमांडिंग अ मेजॉरिटी इन द असेंबली। और गवर्नर जो है वो कोई कोalition गवर्नमेंट यानी कि किन्हीं लोगों को स्पष्ट बहुमत के लिए उसके पास मतलब कोई आधार नहीं है गवर्नर के पास कि कोई बहुमत कोई एक दो लोग और लेके आए, है ना। अगर गवर्नर को ऐसा प्रतीत होता है तो वो क्या कर सकता है, उस केस में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो ये क्या होगा, प्रॉपर होगा। वो बात की जा रही है ना कि प्रॉपर है या नहीं, यानी कि तार्किक है या नहीं, तो किन किन आधारों पर प्रॉपर होगा वो ये है। वेयर अ मिनिस्ट्री रिजाइंस आफ्टर द डिफीट ऑफ असेंबली, यानी कि असेंबली जो है क्या हुआ है, डिफीट हो गई, यानी त्यागपत्र दे दे, है ना, त्यागपत्र दे दे। एंड नो अदर पार्टी इज़ विलिंग और एबल टू फॉर्म अ मिनिस्ट्री, और जो दूसरी पार्टी है वो इतना सक्षम नहीं है कि वो मिनिस्ट्री बना सके, है ना। तो उस केस में भी अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो वो क्या होगा, प्रॉपर होगा, क्या होगा, उपयुक्त होगा, है ना। वेयर अ कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिसरिगार्डेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई डायरेक्शन देती है, कोई आदेश देती है और उसको क्या की है, स्टेट गवर्नमेंट उसको मानने से इनकार कर दी है, उस केस में। ये चौथा। पांचवा, इंटरनल सबवर्जन, यानी आंतरिक उच्छेदन हो, है ना, यानी आंतरिक रूप से इंटरनल सबवर्जन, यानी कि पता चले कि किसी स्टेट में उसके अंदर ही पता चले कि वहाँ की पुलिस या वहाँ की आर्मी या कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या कोई एकदम से विद्रोह पे उतारू हो गए हैं और जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग चलने में सक्षम नहीं है, तो उस केस में। या फिर फिजिकल ब्रेकडाउन, वेयर द गवर्नमेंट विलफुली रिफ्यूजेस टू डिस्चार्ज इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस, और इन केस में इम्प्रॉपर होगा। ये प्रॉपर आप लोग याद रखिए, इम्प्रॉपर बस एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ इम्प्रॉपर वाला, है ना, कि किस में जो है वो इम्प्रॉपर होगा, यानी उपयुक्त नहीं होगा। व्हेन अ मिनिस्ट्री, इसको मैं हिंदी में समझाऊंगा नहीं, आप लोग बुक ले लीजिएगा, है ना, बस इंग्लिश में पढ़ता मैं चला जा रहा हूँ, आप लोग समझते चले जाइए। व्हेन अ मिनिस्ट्री रिजाइन और डिसमिस्ड ऑन लूजिंग majority support in assembly and the governor recommends imposition of president rule without probing the possibility to forming an alternate ministry, यानी कि पता चले कि एक जो है कोई मेजॉरिटी नहीं बना पाया या मेजॉरिटी लूज कर गया और गवर्नर जो है किसी को ये मौका ही नहीं दे रहा है कि आप भी मतलब आपको भी, आपके भी पास मौका है, आप भी सरकार में आ सकते हैं, उनको ये मौका ही नहीं दे रहा है कि आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव करें, उनको ये क्या कर रहा है, मौका ही नहीं दे रहा है, उस केस में इम्प्रॉपर हो जाएगा और डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल के लिए वो जो है आदेश कर देता है। वेयर द गवर्नर मेक्स हिज ओन असेसमेंट ऑफ द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री इन हिज असेंबली एंड रिकमेंड्स इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल विदाउट अलाउइंग अ मिनिस्ट्री टू प्रूव मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली। वेयर द रूलिंग पार्टी enjoying majority support in the assembly has suffered a massive defeat in general election of Lok Sabha, है ना, where the ruling party enjoying majority support in the assembly has suffered a massive defeat in the general election of Lok Sabha such as 1977 and 1980. Internal disturbance, है ना, internal disturbance, maladministration के नाम पे, है ना, या फिर बिना प्रायर परमिशन के लगा दिया जाए, है ना, या फिर वेयर द पावर इज यूज टू शॉर्ट आउट इंट्रा पार्टी प्रॉब्लम्स, यानी कि क्या कह रहा है कि जहां सत्ताधारी दल के अंदर परेशानियों को सुलझाने के लिए अथवा किसी के बाह्य अथवा असंगत उद्देश्य के लिए शक्ति का प्रयोग संविधान के विरुद्ध किया जाए, है ना, कि यानी कोई पार्टी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा कर के, यानी कि वो खुद ही को क्या समझ ले, खुद ही को समझ ले कि हम ही विधाता हैं, इस देश के विधाता हम हैं, ना सरकार ना संविधान, इस तरह से अगर काम करने लगे तो उस केस में। आगे है हमारा अगला फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन,
ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन यानी उद्घोषणा का आधार किस आर्टिकल में? सबसे पहला प्रश्न तो आर्टिकल 360। कौन लगाएगा? प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम ए फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना। किसको ये पावर, किसको एम्पावर किसको करता है? प्रेसिडेंट को, है ना। अभी आगे ये सारी चीज़ें रिपीटेशन में आएंगी आगे, तो हम लोग आगे देख लेंगे। अभी क्या कह रहा है? 38th Amendment Act of 1975 made the satisfaction of the President in declaring a financial emergency final and conclusive and not questionable in any court of the realm, but this provision was subsequently deleted by 44th Amendment Act of 1978 implying that satisfaction of a President is not beyond judicial review। फिर वही बात 1975 में कहा गया कि जो फिनेंशियल इमरजेंसी है उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, उसके अगेंस्ट, है ना, वो अनक्वेश्चनेबल है ना, यानी आप उस पर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। लेकिन फिर बाद में बोला गया कि नहीं, इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कब? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये देख रहे हैं लगभग सारी चीज़ें जो 1975 के बाद ही क्यों रही हैं। सारी चीज़ें 1975 क्योंकि इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट में बहुत अफरा तफरी मची थी इस बात को लेकर के कि राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया, जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है, उसका कोई मूल आधार नहीं है, कोई अच्छा आधार नहीं है उसका, वो बस अपने स्वार्थ के लिए लगाया गया है ना। चलिए, पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन यानी संसदीय अनुमोदन और उसकी समयावधि, यानी कितने समय तक रहेगा वो। पार्लियामेंट्री अप्रूवल कितने दिन, कितने महीने में मिल जाना चाहिए, और जो ड्यूरेशन होगा वो कितने टाइम के लिए होगा, कब तक हो सकता है। क्या कह रहा है? अ प्रोक्लेमेशन ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ ऑफ द हाउसेज इन 2 months। ये ध्यान रखिएगा, 2 महीने। किस में 2 महीने हैं, किस में 1 महीने है, ये इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा इनकी लिस्ट बना करके। और फिर वही बात कि जब एक बार ये प्रोक्लेमेशन हो जाएगा तो उसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल कितने दिन के अंदर मिल जाना चाहिए? 30 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए, है ना। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर उसको मिल जाना चाहिए। चलिए आगे देखें। वंस अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट द फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यूज indefinitely till it is revoked। मतलब समझ पा रहे हैं आप कि मैंने आपको बताया था कि यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी ये जो हैं ये इनडेफिनिट पीरियड के लिए लगते हैं। कितने पीरियड के लिए? इनडेफिनिट, है ना। और जो स्टेट इमरजेंसी मैक्सिमम कितने साल तक के लिए लग सकती है? 3 साल, 6 महीने करके मैक्सिमम 3 years तक लग सकती है। नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड, है ना। रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंटिन्यूएशन, यानी इसके कंटिन्यूएशन के लिए पार्लियामेंट्री का रिपीटेड अप्रूवल हर 6 माह पे ज़रूरी नहीं है। और जो रिजोल्यूशन फाइनेंशियल इमरजेंसी का है वो पास बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कैन बी पास बाय ईदर हाउस, यानी किसी भी एक हाउस कोई पास कर दे, वो भी कितने से? सिंपल मेजॉरिटी से, ना। सिंपल मेजॉरिटी कितना होता है? यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग प्रेजेंट हैं उनके 50% प्लस 1। A proclamation of financial emergency may be revoked by the president at any time by the subsequent proclamation. Such proclamation does not require any parliamentary approval। फिर वही रिपीटेड बातें। इनका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये फॉलोइंग आर द इफेक्ट, है ना। ये इनके प्रभाव हैं। देखते हैं पहला क्या है। The executive authority of center extends to the giving of some, these are the directions A and B, ये दोनों हैं। तो पहले में क्या कह रहा है कि यानी कि किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश देना, है ना। कि यानी कि उनको कैसे फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है ना, किस डायरेक्शन में यूज़ करना है, किसको कितना देना है, इसका इनको निर्देश दिया जा सकता है। किसको? स्टेट को,
direction to the state to observe such canons of financial property as may be specified in the direction, and अगला such other direction to any state as the president may deem necessary and adequate for the purpose। फिर वही बात है ना कि बाकी चीज़ों के लिए भी दे सकता है कि किसकी सैलरी घटाई जाए, किसकी सैलरी बढ़ाई जाए, किसको कितनी दिया जाए। अगला पॉइंट सेकेंड, एनी सच डायरेक्शन में इंक्लूड अ प्रोविजन रिक्वायरिंग। ये दो प्रोविजंस और हैं। पहला क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है कि राज्य की सेवा में, या राज्य की सेवा में डायरेक्ट हिंदी बता देता हूँ, हिंदी में समझा देता हूँ कि राज्य के सेवा में किसी भी वर्गों के सेवकों का वेतन और भत्तों में कटौती, वेतन भत्तों में कटौती। और अगला क्या कह रहा है, रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल, यानी कि धन विधेयक और अन्य वित्तीय विधेयक हैं उनको सुरक्षित किया जा सकता है, उनको रिजर्व किया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट, द प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट नहीं, प्रेसिडेंट may use directions for the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving the union, the judges of Supreme Court and the High Court। क्या कहने का अर्थ है कि केंद्र की सेवा में लगे सभी अथवा किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों को और उच्चतम और उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों, है ना, इन लोगों को भी, इन लोगों के सैलरीज यानी कि जो वेतन भत्ते हैं उनको भी रोकने का, कम करने का अधिकार किसको है, प्रेसिडेंट को है। आगे जो सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सो फार दो देयर वाज फाइनेंशियल क्राइसिस। 1991 में फिनेंशियल क्राइसिस थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या किया गया कि फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर नहीं किया गया। तभी तो 1991 में जब इमरजेंसी फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तो उस टाइम पे LPG आया, उसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी इन सारी चीज़ों के सारे प्रोविज़न्स यूज़ किए गए, इन सभी चीज़ों को किए गए जो भी हमारे देश हित में होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी फिनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई हमारे कंट्री में, है ना। तो आज यहीं पे अपना टॉपिक हम रोकते हैं क्योंकि ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। नया टॉपिक है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ से हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग टेस्ट सीरीज़ लगा रहे होंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं, है ना। आप लोग टेस्ट सीरीज़ लगाइए, सॉल्व पेपर लगाइए और पढ़ने के बाद सीधे आप लोग टेस्ट सीरीज़ पे जाइए, देखिए आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ अगर आप नहीं लगाएंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस निकालना बहुत कठिन हो जाएगा, बिना टेस्ट सीरीज़ के नहीं हो पाएगा। बाकी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कुछ अगर आप लोग और चाहते हैं कि मतलब सर इसको भी इंक्लूड कीजिए या फिर कुछ और चीज़ें अगर इंक्लूड की जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।